स्मरण के स्मरण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। आप इसको स्मरण के तौर पे एक अभ्यास के तौर पे जरूर रखें। मैंने आज पीपीटी भेजी, उसमें ये चित्र समाविष्ट है, तो अभ्यास में इसका आप आधार लें। अरे स्क्रीन पे चित्र नहीं आ रहा है सर। क्या हुआ है? स्क्रीन पे चित्र नहीं आ रहा है सर। अरे ये बार बार पॉज क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ देखिए, अब अभी भी नहीं नहीं आया। सर, नहीं आया। स्क्रीन वाइट दिख रही है, हाँ, स्क्रीन पूरी स्क्रीन वाइट है सर। मेरे पास तो सही है बिल्कुल। सर मुझे लगा मुझे ही ऐसे हो रहा है, इसलिए मैं बाहर निकल गई थी और वापिस आई। अरे बाप रे, यही मेरे साथ हुआ, मैं 3 बार बाहर निकल चुका हूँ, फिर आ रहा हूँ। अरे बाप रे। मैं बोली बाकी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं, सही दिख रहा है मुझे तो, सही। मतलब पीपीटी नहीं दिख रही है आपको? जी नहीं, नहीं, आपके वहां दिखती है, यहाँ नहीं दिखती है। यहाँ स्क्रीन बाप पे रे, और मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, मात्र आवाज आ रहा है आपको मेरा। नहीं, आप आप दिख रहे हो, आपके वहां दिख रहा है। अच्छा, आपको पीपीटी मुझे शेयर करनी पड़ेगी दोबारा, और कुछ नहीं है। अब देखें, नहीं सर, नहीं आई। पूरा वाइट है। नहीं सर, स्क्रीन शेयर है सिर्फ, पीपीटी नहीं दिख रही। स्क्रीन शेयर हो तो रहा है, लेकिन बार बार उसमें से बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है भगवान जाने। आज नहीं, सही हो रहा है सर, दिख रहा है बिल्कुल। दिख तो रहा है। पीपीटी दिख रही है सर आपको? हाँ, दिख नहीं आ है रही सर। सर, किसी पीपीटी और नहीं आ रही है। शेयर हो रखा है। किसी आप और जहाँ खड़े हो ना, हाँ। आपके अकाउंट पे दिख रही है, कैमरे में नहीं दिख रही है इधर। बाप रे। सर, किसी और ने अपना स्क्रीन शेयर क्लिक किया हुआ है, उसको बंद करना पड़ेगा। किसी का स्क्रीन शेयर हो रखा जो है। प्रेजेंटेशन वाला स्क्रीन है ना, वो वाइट है। हाँ, वो किसी नहीं और का नहीं, क्लिक हो रखा है। प्रेजेंटेशन वाला स्क्रीन आया हुआ है। मैं पूरी तरह से बाहर निकल जाता हूँ बिना। आ गया, आ गया, सर। आ गया, आ गया। आ गए क्या? यस हाँ, यस सर, आ गया। अब आ गया सर। नहीं, अब क्या स्थिति है? अब आ गई है। जीवन ऊर्जा का प्रवेश। पीपीटी जीवन ऊर्जा का प्रवेश, हथेली के केंद्र से सुनहरी रोशनी हाँ निकलकर हर जी, उंगली के सिरे तक जा आ रही गया है। सर, अब आ गया सर। आ गया आ आ गया। गया। ओके, चलो सर, आगे हाँ। चलो। बढ़िया है ये। शंख चक्र सीपी। जी जी जी, चलिए गाड़ी चलिए, हटने सबको के दिख बाद रहा है। गाड़ी एक के बारे में संकल्प चित्र मैंने बनाया है। सभी लोग अपने अपने स्पीकर म्यूट कर लें, क्योंकि बहुत विशेष यात्रा की तरफ गतिमान हो रहे हैं मित्रों। हम उंगलियों को समझने वाले हैं। हाँ हाँ संभवतः किसी का आवाज चालू है, स्पीकर चालू है किसी। हाँ, सही है। राधा जी, किसी का स्पीकर ऑन है शायद, उसको आप ऑफ करवाने के लिए करें। जी आदरणीय, जी जी। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पे एक संकल्प चित्र लगाया है हाथ का, और इसके सभी उंगलियों पे मैंने कुछ विशेष ज्योतियों के रूप बना दिए हैं, और इसके हाथ के मध्य में एक तेज पुंज ऊर्जा का आगमन हुआ है, ऐसे दिखाया है। यहां से ये ऊर्जा आपके हाथ में गतिमान है, ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक ऊर्जा आगे निकल रही है। आपको सबको पीपीटी में ये स्पष्ट दिख रहा है ना? जी सर, दिख रहा है। बिल्कुल। अब क्या है ये मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, हस्तरेखा क्यों महत्वपूर्ण। वैदिक एक श्रेष्ठ गणना है। वैदिक के लिए मेरे पास प्रमाण देने की कोई जरूरत ही नहीं। वैदिक अपने आप में एक श्रेष्ठतम अभ्यास है, लेकिन हस्तरेखा को वो सम्मान नहीं मिल पाया, क्योंकि हस्तरेखा को हमने कभी हस्तलक्षण शास्त्र को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया। हमने रेखाओं को प्रस्तुत किया, रेखाएं बदली, हमारे दिए हुए विचार अलग हो गए, घटनाएं कई बार अलग हो गई। ऐसी स्थिति हम अनुभव करते हैं। आप जैसे ज्ञानी लोगों का अनुमान गलत नहीं जाएगा, लेकिन जो लोग इस विषय में प्राथमिक स्तर पर हैं, जो लोग हस्तरेखा में नई नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो रेखाओं के आधार पर कुछ बताएंगे और उनके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हमारे ग्रुप में तो बहुत श्रेष्ठ विद्वान है, उनके अनुमान गलत नहीं जाएंगे। फिर भी हमें
इन वैज्ञानिक तथ्यों को भी लोगों को बताना होगा। हमारा हाथ विश्व से ऊर्जा लेने का एकमात्र जरिया है। जीवन ऊर्जा का प्रवेश। मित्रों, आपके अंदर जो सांसें चल रही है ना, वो तो आपके नासिकाओं से फेफड़ों में और फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन के रूप में आपकी सभी ऊतों के अंदर, पेशियों के अंदर चली गई। लेकिन एक विजडम, एक बुद्धिमानी विचार प्रक्रिया, एक कार्य करने की दुनिया के साथ, मात्र जिंदा नहीं, दुनिया के साथ हमें एक ऊर्जा के रूप में तादात्म्यकरण करने की, समायोजन करने की जो चेतना मिलती है, जो एक ताकत मिलती है, वो जीवन ऊर्जा हथेली के केंद्र से सुनहरी रोशनी निकलकर हर उंगली के सिरे तक जा रही है। वही उंगलियों से जीवन ऊर्जा ग्रहण कर रही है। देखिए, यहां से हथेली के केंद्र में एक ऊर्जा बताई है मैंने, और वो पहले आपकी उंगलियों से प्रवेश करती है, फिर हथेली में जाती है, और हथेली से फिर आपके मस्तिष्क में वो पहुंचती है। लेकिन मैंने पीछे भी आपको बताया कि ये क्यों महत्वपूर्ण। आपकी हथेलियां सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई हिस्सा लेके बैठी है आपके शरीर का, तो उनके हथेली के जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो ये प्रथम पोर हैं, ये जो 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो पोर है उंगलियों के प्रथम पोर, इसके ऊपर न्यूरॉन्स की उपलब्धि सबसे ज्यादा मिलती है। क्या है न्यूरॉन्स? हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से बनता है। हमारे मस्तिष्क की जो रचना है, जो अंदर सेल्स है, जो पेशी है, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मार्ग है जो स्मृति को संग्रहित करता है। न्यूरॉन्स स्मृति को संग्रहित करते हैं। अब ये न्यूरॉन्स मस्तिष्क के अलावा, आपके मस्तिष्क के अलावा कहाँ है सबसे ज्यादा? आपकी उंगलियों के प्रथम पोर पर। और ये नहीं, मैं नहीं, ये विज्ञान कहता है। किसी का आवाज चल रहा है मित्रों, आवाज कम करेंगे तो मेरी आपको विनती है, सबके लिए सुविधा करें। नमस्कार सर, ललित बोल रहा हूँ। मुझे को होस्ट बना दो, मैं देख लूंगा फिर। हाँ सर, ललित जी, मैं आपको कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात, आप आ गए हैं। ये दीपक शर्मा जी का खुला हुआ है, दीपक उनका वीडियो और ये दोनों खुला हुआ है, उसी कारण डिस्टरबेंस हो रहा है। दीपक शर्मा, ये ललित ऊपर नीचे कैसे हो रहा था? मैं को होस्ट कंफर्म। ललित भाई, आप को होस्ट हो गए हैं। थैंक यू सर। जी सर। हाँ, तो मैं महत्वपूर्ण बात को आप समझे, ये आपके अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपके मस्तिष्क की निर्मित न्यूरॉन से होती है। वो जो सारा अंदर सिलवटों वाला हिस्सा है, वो न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन्स क्या है? ऐसी सेल्स, आपकी बॉडी की ऐसी सेल्स जो स्मृति को संग्रहित करती है और उसका पुनर्उपयोग कर सकती है। इसे हम नियोकार्टिक्स कहते हैं। मस्तिष्क के वैसे तो 3 हिस्से हैं, सेरेब्रम, सेरेब्यूलम एंड नियोकार्टिक्स। तो ये जो न्यूरोकार्टिक्स है, उस सेरेब्यूलम का हिस्सा है। अब नियोकार्टिक्स में है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मस्तिष्क के अंदर है। उसके बाद अगर विज्ञान ने सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स कहीं पाए हैं, तो इंसान की उंगलियों के प्रथम पोर पर। ये जो प्रथम पोर है, उसके बाद ये द्वितीय तृतीय पोर जो है ना, देखिए, 1, ये 2 और 3, एक पर ही मैंने दिव्य ज्योति को अंकित किया है, 2 और 3 पर नहीं किया।
क्योंकि वो न्यूरॉन्स 2 और 3 नंबर के पोर पर उपलब्ध नहीं है, वो सबसे ज्यादा सबसे अधिक मात्रा में आपकी उंगली के प्रथम पोर पर उपलब्ध है। और वही, आप बड़ी गंभीरता से सुने, वही अभ्यास है डर्मेटोग्राफिक्स से, और वही अभ्यास है हस्त सामुद्रिक के एक अनन्य साधारण क्षमता। मित्रों, आप दुनिया में से 6 अलग अलग इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं। 6 में से 5 ज्ञानेंद्रिय आपको मालूम, एक आपका छठा। अब ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इसमें आपकी आंख, आपके कान, आपके स्पर्श, आपकी जिह्वा, और कोई ज्ञानेंद्रिय मेरे से छूट रहा है। तो इस नाक सर। नाक, हेलो सर, नाक। सांस लेते हैं नाक। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, इसके बाद एक छठा ज्ञानेंद्रिय हमारा मन है। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय है, ये हमारे हाथ के पहले सिरे से सारा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए मौजूद है। अब इसमें डिवाइडेशन आधुनिक साइंस ने दिया है, हस्त सामुद्रिक ने तो बहुत हजारों सालों पहले बता दिया था। अब आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि आपके 5 ज्ञानेंद्रिय 5 अलग अलग उंगलियों से जुड़ गए हैं। अंगूठा है, ये आपके प्री फ्रंटल लोब से है, ये प्री फ्रंटल लोब है अंगूठा, और तर्जनी है फ्रंटल लोब। ये 2 उंगलियों को पहले अपन समझ लेते हैं, बाद में 3 उंगलियों को समझेंगे। मित्रों, प्री फ्रंटल और फ्रंटल लोब ऐसी 2 महत्वपूर्ण उंगलियां हैं। तर्जनी और अंगूठा ऐसे 2 महत्वपूर्ण आपके घटक है जीवन के, जो विश्व के ऊर्जा को आपके अंदर से बाहर गतिमान करते हैं। आप गंभीरता से इसको समझें। विश्व से ऊर्जा अंदर तो आ रही है, उंगलियों के सभी पोर, प्रथम पोर पर न्यूरॉन्स बैठे हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? उंगलियों से सारे ज्ञान को अंदर लेते हैं। प्रथम पोर पर न्यूरॉन से दूसरे तीसरे पोर पर न्यूरॉन्स बहुत कम है, ना के बराबर है। अतः आप क्या करते हो? दुनिया को देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, स्पर्श करते हो, उसको एक स्मेल के माध्यम से भी आप तक वो बातें आती है। लेकिन एक इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, उसको आप सभी लोगों ने महसूस किया हो। आपने कोई बहुत खूब सुंदर छोटा सा बच्चा देख लिया, आपका दिल करता है उसे जाके छुएं, उसको गोदी में उठाएं। आपने बहुत ही शानदार कोई चीज देख ली, तो कोई बहुत महंगी कार देख ली, तो हमें एक ललक होती है कि उस कार के पास जाएं, उसको स्पर्श करके अनुभव करें। दुनिया की ऊर्जा तो आपके अंदर आ गई, लेकिन उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए आपके उंगली के प्रथम पोर, केवल एकमेव आपके पास ताकत कुदरत ने दी है, वहीं से आप चीजों को महसूस कर सकते हो। देख के, सुन के, स्पर्श करके, चख के ये मजा नहीं आता है जो आप उंगलियों से उसको समझते हो। जब कोई चीज आपके उंगलियों से आप स्पर्श के माध्यम से उसको समझते हो। सब्जी लेने के लिए बहुत गए, बहुत सुंदर सेब दिख रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर ऑरेंज दिख रहे हैं, हमें केवल उसके कलर से लेने की इच्छा नहीं होती, हम उसको उठाएंगे, हम उसको अपनी उंगली के प्रथम पोरों से उठाएंगे, महसूस करेंगे, और तब वो चीज हमारे मस्तिष्क तक तुरंत चली जाती है कि भाई ये लेने योग्य या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण 3 उंगलियां हैं जो विश्व की ऊर्जा को अंदर लेती है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यम, 2 ही उंगलियां हैं जो ऊर्जा को आपके द्वारा पुनः विश्व में छोड़ती है।
अंगूठा और तर्जनी, ये डर्मेटोग्राफिक्स का हार्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। डर्मेटोग्राफिक्स तो बहुत गहन है, ये डर्मेटोग्राफिक्स का शुरुआती अभ्यास है, मतलब कुछ पंक्तियां मैं आपको बता। ये 3 उंगलियां क्या करती हैं? कनिष्ठा ऑसिपिटल लोब से जुड़ी है, यानी दृश्य देखना। आपकी अनामिका यानी मध्यमा क्या करती है? श्रवण करना, सुनना आवाजों को। मध्यमा आपकी पैरेशियल लोब से जुड़ी है, उसका काम क्या है? स्पर्श ज्ञान लेना, सुनना, देखना और स्पर्श करना। ये 3 चीजें विश्व की आपके इन 3 उंगलियों से अंदर आती है। उसका प्रोसेसिंग होता है टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब अनामिका में बैठा है, एक ऐसा हिस्सा है शरीर का जो संपूर्ण मस्तिष्क के सबसे निचले हिस्से में बैठा है। आपकी गर्दन जहां आपके सर से जुड़ती है ना, वहां टेम्पोरल लोब है, उसके नीचे सीधा फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, तंत्रिका, स्पाइनल कॉर्ड। तो वो स्पाइनल कॉर्ड फिर आगे आपके मूलाधार तक चलती है। स्पाइनल कॉर्ड उसके आगे नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि वो चक्र ही वहां पे खत्म हो गए। मस्तिष्क के सहस्त्रधार से लेके मूलाधार तक स्पाइनल कॉर्ड का संपूर्ण एक प्रभाव है, उसकी एक यात्रा है। अब ये टेम्पोरल लोब क्या करता है? ऑसिपिटल लोब, पैराशियल लोब, प्री फ्रंटल, फ्रंटल और खुद टेम्पोरल, सबकी जानकारी लेके अंगूठे के पास भेज देता है। लेकिन यात्रा किसके माध्यम से करता है? मध्यमा यानी पैराशियल लोब से होते हुए, गुजरते हुए वो जाता है प्री फ्रंटल लोब। अंगूठा एक दृष्टिकोण बनाता है दुनिया का। जैसे आपने मेरे लिए एक दृष्टिकोण बनाया, पिछले 1 सप्ताह से आप मुझे लगभग रोज मिल रहे हो, और मेरे लिए आपने एक दृष्टिकोण बना लिया है कि ये आदमी कैसा है, इसके बात करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, विचार, ये सारी बातें आपके अंगूठे में एक एक विशेष अभ्यास के तहत उसके पास सुरक्षित कर। अब मेरे साथ आपको कैसे वर्तन करना है, ये तय करने के लिए आपका अंगूठा जानकारी देता है तर्जनी, और तर्जनी उसके अनुकूल मुझसे व्यवहार करने के लिए तत्पर हो जाती है। लेकिन तर्जनी क्या करती है? जो प्रकृति है, जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है, उसका और अंगूठे के दिशा निर्देशन का एक बढ़िया सा संतुलन बना के कार्य को अंजाम दे। देखिए, हम अक्सर रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं ना, हम प्लेटफॉर्म को नीचे से, पटरी से क्रॉस कर लेते हैं। कई बार प्लेटफॉर्म से नीचे पटरी पे उतरते हैं, पटरी से दौड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा बचानी है हमें। आप प्लेटफॉर्म से ऊपर जाओ, जो हवाई ब्रिज है उसमें से ऊपर जाके वापस दूसरे प्लेटफॉर्म उतरो, इसमें समय आपका काफी जाता है, तो हम वो पटरी से गुजर के जाते हैं। लेकिन जब भी हमें सामने कोई ट्रेन आने वाली दिखती है, या तो हम रुक जाते हैं या फिर ऊपर से ब्रिज से होके जाते हैं। हमें दूसरी जगह जाना है, अंगूठे ने बता दिया। तर्जनी ने क्या किया? अंगूठे के द्वारा ऑर्डर आ गई है, भाई साहब दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, या तो पटरी खाली है, नीचे से भाग जाओ, पटरी पर ट्रेन के आने की संभावना है, आप ब्रिज के ऊपर से चले जाओ। ये सारा जो कॉन्शियस डिसीजन है, तत्काल जो आपका डिसीजन होता है, एक जो आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, उसका काम आपकी तर्जनी। दुनिया की ऊर्जा का व्यवस्थापन अपन समझ लेते हैं, तो इस अभ्यास की बहुत सारी चीजें आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि यही नींव होगी हस्तरेखा। हस्तरेखा इससे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हस्तरेखा इसका हिस्सा है। हस्तरेखा अभ्यास में डर्मेटोग्राफिक्स, हस्त लक्षण और हस्तरेखा है, 3 अलग अलग हिस्सों का अभ्यास है। हस्तरेखा में डर्मेटोग्राफिक्स, हस्त लक्षण और हस्तरेखा है। इनको अगर आप तीनों को समझते हो, तो आप एक यथार्थ
हस्तरेखा अभ्यासक कहलाओ। केवल हस्तरेखा करोगे तो 2 अंग छूट जाएंगे, केवल हस्तरेखा और हस्तलक्षण करोगे 1 अंग छूट जाएगा, और तीनों करोगे तो आप 100% हस्त सामग्री के अभ्यासक हो गए। इस समग्र अभ्यास को लेकर फिर जीवन तक आप अभ्यास करें। मानवीय सभ्यता आपको पल पल रोमांचित करेगी, पल पल खुशी देगी, और आपके जीने का आपको मजा आ जाए। इन 5 उंगलियों के प्रथम पोरों पर जो न्यूरॉन्स है, उनके द्वारा हम स्पर्श को अनुभवित करते हैं। लेकिन मित्रों, कभी आपने हाथ की उंगली के अलावा आपके हाथ का आपकी जो हथेली है, उसको कभी किसी चीज के ऊपर रख के कुछ महसूस किया है? नहीं। वो अभ्यास उतना स्पष्ट नहीं होता जितना उंगलियों के प्रथम पोरों से। या आपने आपके शरीर का दूसरा कोई भी हिस्सा स्पर्श कर दिया तो आपको कोई जानकारी मिलती है? नहीं। जानकारी ना के बराबर मिलती है, या बहुत थोड़ी मिलती है। जो आपने देखा है, सुना है, उसके अनुकूल आपके शरीर से जो भी जानकारी जाएगी वो बहुत थोड़ी जाएगी, और बहुत सारा आपके देखने और सुनने के माध्यम से आप एक अनुमानित अभ्यास बना लोगे। लेकिन जैसे ही पहले सिरे से, उंगली के पहले सिरे से आप स्पर्श करेंगे, आपकी जानकारी में बहुत बड़ा इजाफा हो जाए, बहुत शानदार प्रमाणित जानकारी अंदर चली जाए। तो उंगलियां हस्त लक्षण की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहन जानकारी देने वाली एक रचना है। इसके पहले पोरों को ही डर्मेटोग्राफिक्स में 50 घंटे पढ़ा था। कितना बड़ा अभ्यास होगा देखो। पूरे हस्त लक्षण को मैं आपको 50 घंटे में पढ़ाऊं, केवल 5 उंगलियों के ऊपर बैठे चिन्हों को मैं आपको 50 घंटा, और उसी उंगलियों के प्रथम पोरों को लेके आप आजीवन अभ्यास करो। क्योंकि 850 करोड़ लोग हैं, उनकी 10 उंगलियां हैं, और 10 उंगलियों के विराजमान 10 चिन्ह। तो 850 गुना 10, 850 करोड़ गुना 10, इतने चिन्ह है विश्व में। और इतने सारे चिन्हों को समझना ये बहुत रोमांचकारी अभ्यास। उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। शंख चक्र सीपी, दाएं और बाएं गोल घेरों में 3-3 फिंगर पैटर्न दिखाए गए हैं। ऊपर चक्र, बीच में सीपी, और बाएं शंख और लूप। देखिए, मैंने यहाँ पे चिन्ह अंकित कर दिए हैं, और इन उंगलियों पे कहीं आपके पास सीपी का चिन्ह है, कहीं चक्र का चिन्ह है, कहीं लूप का यानी शंख का चिन्ह है, सीपी का चिन्ह है, और चक्र का चिन्ह है। तो ये सारे चिन्ह उस उंगलियों की दिव्य तेज ज्ञान लेने की क्षमता है। सत्वगुण और मन बुद्धि, हाथ को हल्के परचमेंट में मंडलाकार बॉर्डर में रखा है ताकि वो पहली श्रेणी सत्वगुण वाली आपको दिखे। यहाँ पे लिखने में थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गई। मैंने कोने में एक छोटी सी मुट्ठी दिखाई है मित्रों। नीचे बाएं कोने में नवजात की एक मुड़ी हुई मुट्ठी, वही क्षण जब ऊर्जा मिलते ही उंगली खुलती है। इस विधान को समझे। बालक जब मां के गर्भ में है ना, तब तक उसकी सारी उंगलियां बंधी हुई है, और वो अंदर बिल्कुल कस के पकड़ी हुई है। जब भी बालक पृथ्वी पे आगमन करता है तो धीरे धीरे उसकी उंगलियां खुलने लगती है। धीरे धीरे विश्व की ऊर्जा लेने का काम शुरू हो जाता है। मां के गर्भ में तो उसने मां ने दी हुई ऊर्जा ले ली, लेकिन अब उसका विश्व के साथ संपर्क हो रहा है, और धीरे धीरे उंगलियां खुलती हैं, धीरे धीरे विश्व से ऊर्जा आती है, और इनकी ऊर्जा व्यवस्थापन करके पुनः विश्व की तरफ वापस जाती है। क्योंकि ऊर्जा का एक तत्व है, वो ना तो बनाई जा सकती है, ना ही मिटाई जा सकती है। वो एक रूप में से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। वो कहीं पर भी रुकेगी नहीं, वो निरंतर गतिमान रहेगी। तो ऐसी रहस्यमयी उंगलियों को अब हमें जानना है। हमें तो डर्मेटोग्राफिक्स का यहाँ पे कोई अभ्यास नहीं, लेकिन उंगलियों की फिर अब बनावट, उसके ऊपर की गांठें, उनके चक्र, बगैर गांठ वाली उंगली, गांठ वाली उंगली, ऐसी बहुत सारी मनोरंजक बातों का भी अभ्यास यहाँ से शुरू हो गया।
व्यापार हो या रोजमर्रा की जिंदगी, उंगलियों के बिना कुछ भी संभव नहीं। हम उंगलियों को छूकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जानवरों में उच्च स्थान है, क्योंकि इसी के अनुरूप उंगलियों की स्थिति भी अनूठी है। हम सभी सजीवों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, क्योंकि हमारे पास जो उंगलियां हैं ना, वो ज्ञान लेने में एक विशेष हमें योगदान देती है। विश्व से ऊर्जा से जुड़ने के लिए हम इस उंगलियों का उपयोग करते हैं। उंगलियों के सिरों पर स्थित सूक्ष्म रेखाएं, जैसे शंख चक्र सीपी, मानव हाथ पर अधिक स्पष्ट होती है। अब कोआला नामक एक जानवर है, कोआला, मैं उसका फोटो आपको भेज दूंगा। उस कोआला के हाथ पर इंसान के हाथ के चिन्हों जितने ही स्पष्ट चिन्ह बनते हैं। ये भी कुदरत की एक अनूठी बात है। जैसे हमारी उंगलियों पर शंख चक्र सीपी की अलग अलग स्थितियां बनती है, बिल्कुल वैसे ही सारे चिन्ह उसके हाथ में भी बनते हैं। बाकी किसी उंगलियों में नहीं बनते। फिर पूरे विश्व में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ओरांगुतान नामक जो बंदर है, वो हमारे हाथ से काफी हद तक मिलता है। ओरांगुतान के हाथ पर चंद्र पर्वत पर एक बहुत बड़ा वर्ल आता है। सबसे रहस्यमयी वर्ल उसको बोलते हैं। वो अगर आप समझ लो तो इंसान की आपको जो एक बहुत पुरानी जानकारी है, वो आप डिकोड कर सकते हो, जान सकते हो। उसकी एक पीपीटी है। आपको किसी को इंटरेस्ट हो, काफी गहन अभ्यास है, इंटरेस्ट हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसको व्यक्तिगत स्तर पर भेज दूँ। इंसान के चंद्र पर्वत पर एक बहुत रहस्यमयी सर्कल बनता है, और वो सर्कल है इंसान के एक विशेष बड़े राज का अभ्यास। वो तो एक 2 घंटे का प्रोग्राम होता है जिसमें हम उसको पढ़ाते हैं बाकायदा। लेकिन हम विश्व के कुछ ऐसे सजीवों से भी जुड़े, जैसे कोआला है, जैसे आपने ओरांगुतान बंदर है, जिनके हाथ में भी कुछ हद तक हमारी जैसी उंगलियों के निशान बनते हैं। मानव हाथ पर अधिक स्पष्ट ये चिन्ह है। उंगलियों की लंबाई और उनके सिरों का विकास मानव मन और चेतना के विकास को दर्शाता है। मेरा मन और मेरी चेतना, अब यात्रा शुरू हुई चेतना की मित्रों। चेतना की अनंत यात्रा को पढ़ने का ये पहला पड़ाव है। उंगलियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवन की ऊर्जा को ग्रहण करना है। दुनिया में जीवन की ऊर्जा भर भर के पड़ी है। आप यहाँ दिल्ली में बैठे हो, चले जाओ स्विट्जरलैंड में, देखो जीवन की ऊर्जा कितनी कितनी खूबसूरत वादियों के माध्यम से आपके पास आती है। बहुत ठंडी हवाएं, शानदार नदी, झरने, पहाड़, पेड़, पत्ते, फूल, मानो स्वर्ग है पृथ्वी पर। लेकिन उसको भी महसूस करने के लिए आपके हाथों के द्वारा आपको हर चीज को स्पर्श करना पड़ेगा। सिर्फ देख के आप उसका आनंद नहीं ले सकते। आप जहां भी जाएंगे आप स्पर्श करेंगे और उसका आनंद देंगे। जन्म के समय मनुष्य की उंगलियां मुड़ी होती है। जब उसे जीवन ऊर्जा प्राप्त होती है तो उंगलियां तुरंत सख्त हो जाती है और जीवन ऊर्जा का शरीर में प्रवेश होता है। बच्चा पहली बार रोता है और उसकी जीवन यात्रा शुरू होती है। हाथ की उंगलियों का मनोवैज्ञानिक महत्व पिछले अध्याय में हमने देखा कि हाथ की उंगलियां पहली श्रेणी यानी सत्वगुण की श्रेणी में आती है। उंगलियों की लंबाई और उनके सिरों का विकास किसी व्यक्ति के मन और बुद्धि का अंदाजा दे सकता है। उंगलियों के पहले सिरों का विकास, सावधान हो जाए या कुछ पल विश्राम करें, इन शब्दों को गहराई से समझें। उंगलियों की लंबाई और उनके सिरों का विकास मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। उंगलियों की लंबाई, मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने इसके पहले उंगलियों की लंबाई का और विज्ञान का क्या एक दूसरे के साथ जुड़ाव है ये पढ़ा होगा। लेकिन इस कक्षा के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आ जाएगा, आपकी दृष्टि में जो बदलाव आ जाएगा, आप उसको जहां भी इस्तेमाल करेंगे आपको शाबाशी मिलेगी, आपकी सराहना होगी, आपको लोग बहुत सम्मानित करेंगे। क्योंकि
आप विज्ञान की असीम, गहन और विशेष जानकारी को लोगों के साथ साझा करेंगे और उनको यह समझ में भी आ जाएगा कि बिल्कुल ऐसा ही मेरा व्यक्तित्व है और इसके पीछे ये विज्ञान का प्रमाण भी है। ये हमें बड़ी गंभीरता से लेना है उंगलियों की लंबाई और उनके सिरों का विकास, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो सिरा हो गया जिस पर चिन्ह है, दूसरे तीसरे का भी एक अनुपात है और इसी का विकास हमें मन और बुद्धि का अंदाज दे सकता है। ऐसे लोग बौद्धिक कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हाथ के अन्य निशान भी इसके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं हो तो व्यवहारिक दृष्टिकोण की कमी के कारण व्यक्ति के जीवन व्यर्थ हो जाएंगे, उसके लिए जीवन सफल बनाना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम संसार को देखें तो पाएंगे कि कई विद्वान व्यवहारिक कौशल्य की कमी के कारण जीवन में असफल हो गए हैं। किसी ने अपने स्क्रीन के ऊपर ये नक्काशी बना दी है कोने में, उसको आप आपके वहां साफ कर दे तो सबके लिए स्क्रीन क्लियर साफ हो जाएगी। मैं उसको साफ नहीं कर सकता, किसी के द्वारा बनाई गई है, उसको साफ कर। यदि हम संसार को देखें तो पाएंगे कि विद्वान से विद्वान व्यवहारिक लोग व्यवहारिक कौशल्य की कमी के कारण जीवन में असफल हो गए। हमने कल ही देखा था मिश्र हाथ, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें एक साथ उपलब्ध है और फिर वो एक असफलता का भी कारण होता है। उंगलियां किसी व्यक्ति के मन में विचारों और भावनाओं को मूर्त रूप देने में और उन्हें वास्तविकता में बदलने का महत्वपूर्ण साधन है। उंगलियां किसी भी व्यक्ति के मन के विचारों को और भावनाओं को, मेरे मन के विचार, मेरी भावनाएं मेरे कर्म को निर्माण करते हैं, मेरे कर्म मेरे भविष्य को निर्माण करते हैं और मेरा भविष्य मेरे जीवन का एक बिल्कुल यथार्थ रूप सबके सामने रखता है। मैंने जो कर्म किए उसी के परिणाम स्वरूप मुझे अच्छे या बुरे नतीजे मिले और मेरे आने वाले भविष्य में अच्छे या बुरे नतीजों का कारण जो भी असर हुआ वही मेरे जीवन का यथार्थ चित्र है। इसलिए तो भगवान कहते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं आपको, भगवान श्री कृष्ण के शरण हो जाओ, भागवत गीता समझ लो, जीवन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाए। किसी से संघर्ष मत करो, कोई संघर्ष का मतलब नहीं। हर ऊर्जा अपने एक विशिष्ट निहित कार्य के लिए आई है और वो कार्य करते करते चली जाएगी। आप हर ऊर्जा के साथ तालमेल जोड़ लो, हर ऊर्जा के साथ आप सहज हो जाओ और देखो वो ऊर्जा आपके लिए बहुत ही उपयुक्त हो जाएगी। और आप किसी ऊर्जा के साथ अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपने पैसे के विद्वत्ता के अहंकार से लड़ पड़ेंगे, संभवतः वो ऊर्जा भी आपके साथ लड़ेगी और परिणाम स्वरूप आपके जीवन की बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, दिक्कत में आ जाएंगी। आपके जीवन में बहुत सारी अनहोनियां चालू हो जाएगी जो आपको नहीं चाहिए। किसी का भी जीवन किसी भी लिहाज से नाट्यमय स्थिति में नहीं होता है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते हैं जिसका हमें ऐसे किसी पड़ाव पर, ऐसे मोड़ पर ऐसा उसका एक पुनः प्रत्यय मिलता है। हमने गलत काम किए तो वो गलत काम ब्याज के साथ वापस आ जाते हैं और सही काम किए तो वो भी ब्याज के साथ वापस आ जाते हैं। और हमने सही काम किए तो भगवान हमारे रास्ते में बहुत अच्छा हमें एक सरलता, सहजता प्रदान करता है और गलत काम किए तो हमारे जीवन के बहुत सारे रास्ते रुक जाते हैं। इसलिए उंगलियां किसी व्यक्ति के मन के विचारों को, भावनाओं को मूर्त रूप देने का या उन्हें वास्तविक में बदलने का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव का मन विश्लेषण करने के लिए ये प्रभावी एक उपकरण है। उंगलियां इंसानी मनों को विश्लेषित करने के लिए सबसे शानदार एक उपकरण भगवान ने दिया है और अब इसी उपकरण को हम धीरे धीरे समझें।
भिन्न प्रकार की बिना गांठ वाली उंगलियां और उंगलियों के सिरों के आकार। पहला चरण शुरू करेंगे, बगैर गांठ वाली उंगलियां। मैंने पीछे आपको उंगलियों को गांठ या बिना गांठ के रूप में पढ़ाया था। एक मिनट में आपको थोड़ा पीछे। सर आपके यहाँ जो पहली स्लाइड थी ना, उसी पे वो रेखाएं अंकित है। जी बिल्कुल, वही उसी पर लेके जा रहा हूं आपको। और सर अभी आपने किसी के साथ संघर्ष ना करना बोला है, संघर्ष ना करे या स्पर्धा ना करे? संघर्ष और स्पर्धा एक ही बात है। देखिए इस चित्र की और आप थोड़ी गंभीरता से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे उंगलियां थोड़ी बड़ी हुई है। ये है हमारी गांठ, और इसी गांठों के नीचे ये देखिए, यहाँ पे कोई गांठ ही नहीं है। इस तर्जनी के नीचे यहाँ पे गांठ नहीं, सीधी सीधी उंगलियां नीचे चल रही है। गांठों का ना होना यानी आपकी जो दो पोर एक दूसरे को एक सीमा प्रदेश में आके मिलते हैं, वहां पे कोई बड़ा फैला हुआ हिस्सा नहीं है। ऐसी उंगलियां काफी दुर्लभ है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जब भी देखने को मिले आप बिल्कुल सतर्क हो जाए। ये लोग आम लोग नहीं है, ये लोग आम लोग नहीं है, गांठ वाले लोग आम हैं। 90% से ज्यादा लोगों के हाथ में गांठें हैं, 10% से कम लोगों के हाथ में गांठें नहीं है। गांठ कैसे देखना, वो एक बार फिर से बता सकते हैं आप क्या? जी जी मैं बता सकता। आदरणीय आनी जी, आपको प्रणाम है। प्रणाम सर जी। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पे एक हाथ का संकल्प चित्र लगाया है। ये जो उंगली है ना, सीधे 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 नीचे चल रही है। आपके पीपीटी में मैंने नीली रेखाओं से अंकित कर दिया है कि जो दो आपकी प्रथम और दूसरा दूसरा और तीसरा ये जो पोर है आपके उंगलियों के, इन उंगलियों के पोर पर जहां उनका मिलन होता है सीमा प्रांत पर कोई फैलाव नहीं है। ये देखिए गांठदार, बताता हूं मैं आपको कैसे बनता है उंगली। ये उंगली है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट। जहां ये दो पोर सीमा प्रांत में आके मिलते हैं वहां पे उंगलियां फैल जाती हैं। देखिए ये फैलाव आ गया आपकी पीपीटी में, देखें ये फैलाव है। और इस मैंने जो चित्र यहाँ पे लगाया है उसमें देखिए फैलाव नहीं है, और यहां देखेंगे तो फैलाव है। इन गांठों का ना मिलना एक बहुत बड़ी विशेष बात है। गांठों का तो मैंने बहुत सारा अभ्यास पीछे दिया है, उसको आप थोड़ा और गहराई से समझना, और उनके अनुपात उनकी अंतस्थ ग्रंथियों के रूप में समझना है। लेकिन ना होना ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेष बात है, इसको हम समझते हैं। जिन उंगलियों में गांठें नहीं होती उनके सिरे भी चौकार होते हैं। ये तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, पहले अपन गांठों को शुरुआत करें। भिन्न प्रकार की बिना गांठ वाली उंगलियां और उंगलियों के सिरों के आकार। केवल बगैर गांठ की उंगलियां नहीं पढ़नी, उंगलियों के सिर भी आएंगे अब उसके साथ। बगैर गांठ वाली उंगलियां और उसके साथ उनके सिर, थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं। हाथ की उंगलियां या तो गांठदार होती है या बगैर, मेरे लिखने में थोड़ी गलतियां हो गई है, बगैर गांठदार बिना गांठ वाली होती है। इन उंगलियों के सिर किसी भी आकार के हो सकते हैं। उंगलियों के सिर कोई चौकोर हो सकते हैं, चमचाकार हो सकता है, नुकीला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि बगैर गांठदार
उंगलियों के सिर केवल नुकीले हो, बगैर गांठदार वाले उंगलियों के सिर अलग अलग होते हैं और उसके सारे फल भी अलग आते हैं। इन उंगलियों के सिर किसी भी आकार के हो सकते हैं। बिना गांठ वाली उंगलियों में जोड़ विकसित नहीं होते हैं। बिना गांठ वाली उंगलियों में दो जो पोर एक दूसरे को मिल रहे हैं वहां पे कोई फैलाव नहीं है, वो गांठ विकसित नहीं है। यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेना मित्रों, ये सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ी धीमी गति से इसको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यही यही चीज आप पकड़ लेना। अभ्यास आधा आपका हो गया, हस्त सामग्री का आधा अभ्यास हो गया। ऐसी उंगलियों में गांठ वाली उंगलियों से आसानी से अंतर किया जा सकता। ऐसी उंगलियों में गांठ वाली उंगलियों के साथ आसानी से अंतर किया जा सकता। गांठ वाली सब जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। छोटी कनिष्ठा सभी जगह देखने के लिए मिलेगी, बड़ी कनिष्ठा कम देगी। गांठ वाली उंगलियां भर भर के देखने को मिलेगी। पहली गांठ बहुत कम, लेकिन दूसरी तो पक्की देखने को मिलेगी आपको। उसका कारण है कि विद्वत्ता वही तो इंसान की बढ़ी। इंसान ने अपने आप में जो संस्कार सुरक्षित किए, मैंने आपको इसके लिए बताया था, वो वहीं से तो आए। वही तो एक विचारधारा बनी आपकी गांठों के कारण। अन्यथा गांठ न होना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी दुविधा भी है, एक बहुत फायदा भी है, नुकसान भी है। मैं आपको वो बताता हूं। इन उंगलियों में गांठ न होने के कारण ये बहुत ग्रहणशील होते हैं मित्रों, बहुत ही ग्रहणशील। अब इसको थोड़ा और गहराई से समझे। आइए मैं आपको बताता हूं। ये आपकी उंगली है और इसमें कोई गांठ नहीं है, सीधी सीधी उंगली है। ये एक उंगली है। मैं थोड़ी गांठें यहां पे बड़ी करके दिखा रहा हूं, ऐसे वास्तविक नहीं होती है, तो तुम्हें थोड़ा संकल्प चित्र सीधा ही बता दूं कि यहां पे थोड़ा फैलाव आएगा। ये क्यों विशेष है गांठ, इसको समझेंगे। देखिए सब, यहां पे हम एक चिन्ह अंकित कर देते जिसको हम कहते हैं स्पाइरल वर्म। विश्व की ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है ये दोनों उंगलियों की तरफ आ रही है। दोनों उंगलियों ने इस ऊर्जा को ले लिया। लेकिन अब बात यहां पर एक बहुत अलग हो गई। जैसे ही ये ऊर्जा गांठदार हाथों में गई, यहां पे दो पहरेदार बैठे हैं। ये है आपके गार्ड, दो पहरेदार हैं। उन्होंने क्या किया, स्पाइरल वर्ल ने ली हुई ऊर्जा अंदर ले ली। स्पाइरल वर्ल जिस विचारों के हैं उस विचारों के अनुरूप, उस विचारों की जो एक विशेषता है वो सारी जानकारी अंदर ले ली। लेकिन इन्होंने यहां पे अपने संस्कारों को पहले बाहर बुला लिया। देखा कि भाई ये जो जानकारी आ रही है ये मेरे काम की है, ये मेरे संस्कारों की है, ये मेरे सिखाए गए विषयों की है। अगर आपको पढ़ाई गई चीज, आपके दिए गए संस्कार और आने वाली जानकारी दोनों विपरीत है, उस ज्ञान को यहीं पे वो काट देंगे। नहीं भाई, चले जाओ, हमारा आपका नहीं होगा, हम आपसे नहीं जुड़ सकते, हमारे विचार अलग है, हमारी विचारधाराएं अलग है, हमारी चॉइस अलग है, हम आपके साथ नहीं जुड़ सकते, खत्म हो गई। ये हुई विद्वत्ता की बात।
दूसरी ये जानकारी मान लीजिए यहां पे अप्रूव हो गई, नीचे चली गई, यहां पे है मुनाफा, यहां पे है स्वार्थ, यहां पे है व्यवहार, व्यापार। अगर ये सारी जानकारी आपके काम की है, अगर ये जानकारी आपके काम की है और उचित दामों में मिल रही है, बगैर खर्चा किए मिल रही है, ये गांठ तुरंत मंजूरी दे देगी, चलिए अंदर आ जाइए। अगर बहुत महंगी है लेकिन बहुत अच्छी है, ये बोलेगी अगर मेरी जरूरत है तो ही लूंगी, नहीं तो मैं नहीं लूंगी, काट देंगे, वापस भेज। अब हुआ क्या, ये आपको आगे मैं बताने वाला हूं। ये जो बगैर गांठ वाली उंगलियां ये क्या करती थी, अब इसके अनुपात में समझेंगे तभी आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। अब इसके पास आइए, बगैर गांठ वाले के पास ऊर्जा आ गई, कोई पहरेदार नहीं, कोई पहरेदार नहीं, ऊर्जा सीधे बुद्धि के प्रांत से व्यापार के प्रांत में चली गई, वहां पर भी कोई पहरा नहीं, यहां से भी ये ऊर्जा सीधे हाथ में आ गई, हाथ से लेके मस्तिष्क तक चली गई। ये जो आपकी ऊर्जा आपके मस्तक तक चली गई, कोई रोक टोक नहीं है, आपकी गांठ वाली उंगलियों में रोक टोक है। अब तीसरा हिस्सा भी समझ लो, ये आपकी उंगली है, लेकिन अक्सर ये दूसरी गांठ विकसित होती है, ये पहली विकसित नहीं है, तो ये आधी बगैर गांठ वाली और आधी गांठ वाली हो गई। जहां भी ज्ञान लेने की, जहां भी नई चीजों को जानने की, जहां भी रोमांचित करने वाली बातें आ गई, तुरंत राजी हो गए। लेकिन पूछ लेंगे लेना है तो भाई साहब पैसा कितना है बोलो, चीज पसंद है। मान लो इसी कक्षा की मैंने 11,000 फीस कर दी होती, आज की तारीख में फीस है 1,100 रुपए। दूसरी गांठ प्रभावी वाले लोग सारे सतर्क हो गए, 1,100 रुपए तो 2 या 3 आदमियों को खाना खिलाने के लिए भी ले जाएंगे तो 1,000 1,100 रुपये खर्चा होना है आपको। तो इतने में 50 घंटे पढ़ना यानी एक अच्छी बात है, कोई बेहतर अवसर है, इसको अपन ले लेते हैं, बहुत कम खर्चा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया होता 11,000, सावधान हो जाते भाई साहब, क्या मालूम कल को पता चला कि समझ में नहीं आ रहा है या फिर सभी लोगों के जैसा ही सामान्य ज्ञान मिल रहा है, हमारे तो पैसे डूब गए। ये परमिशन नहीं है। तो ये आधी बगैर गांठ और आधी गांठ वाली उंगलियां बहुत सारी है, दूसरी गांठ विकसित वाली बहुत कम। मतलब ये जो पहली गांठ है ना, ये विकसित वाले बहुत कम लोग हैं, दूसरी वाली तो बहुत आम है। गांठ वालों में भी पहली गांठ विकसित वाले 1% भी नहीं है, ज्यादातर लोग दूसरी गांठ विकसित वाले हैं। कोई भी नई चीज के लिए राजी तो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन पैसों की बात आती है तो बिल्कुल सतर्क, बिल्कुल कान इनके खड़े हो जाते हैं, भाई साहब रेट पहले बता दो, दाम बता दो, फिर आगे चलेंगे। मुफ्त देने लगे तो भी ये लोग बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे, मुफ्त क्यों दे रहा है भाई, उचित दाम इसका नहीं है तो ये भी कोई गड़बड़ घोटाला है। ऐसे ये लोग व्यापारी व्यवहार भी होते हैं। हुआ क्या, बगैर गांठ वाली उंगली से सारी जानकारी अंदर आ गई, कोई गार्ड नहीं, कोई रोक टोक नहीं, किसी ने पूछा नहीं, आई उठा के रख दी। बड़ी गंभीरता से ध्यान में लीजिए, जानकारी आई, उठा के उन्होंने अपने मस्तिष्क में रख दी, सुरक्षित रख दी, उचित समय पर उसका प्रयोग करें। अब इसका क्या फायदा होगा हम बड़ी गहराई से समझते हैं। पुनः मैं आपको वहीं पे लेके जाता हूं, पिछले पन्ने पे। ये लोग बहुत ग्रहणशील होते हैं। इस शब्द को मुझे प्रमाणित करने के लिए ये आपको
जानकारी देनी पड़ी। बगैर गांठ वाले बहुत ग्रहणशील है, गांठ वाले ग्रहणशील है, लेकिन अपने संस्कार रूप के अनुकूल विषयों। अगर मैं सनातन हिंदू धर्म का आदमी हूं और मैं बहुत ही ज्यादा हिंदू धर्म की मान्यता वाला हूं, तो मैं कितनी भी श्रेष्ठ जानकारी यहूदी धर्म की हो, क्रिश्चियन की हो, मुस्लिम की हो, मैं नहीं ले सकता, मैं वो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे संस्कार उसकी अनुमति नहीं देते। जो बच्चा पैदा होते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम कहता है, बचपन से ही वो केवल हिंदू लोगों के प्रति काफिर दृष्टिकोण ही रखता है, इस्लाम का विस्तार और इस्लाम के प्रति समर्पित रहना, यही बात सीखता है। और पूरी दुनिया ऐसी ही 90% गांठ वाली है, तो क्यों ना वो कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम या कट्टर क्रिश्चियन बनेगा ना, पक्का बनेगा। लेकिन मुस्लिम को कोई हिंदू तत्व बता दे, वो बोलेगा नहीं, मेरे भगवान ने अनुमति नहीं दी। हिंदू को कोई मुस्लिम तत्व बता देगा, नहीं, मेरे धर्म इसकी अनुमति नहीं देते। ग्रहणशीलता उनकी जो है वो उनके संस्कारों के अनुकूल जानकारी के लिए। बगैर गांठ वालों की ग्रहणशीलता संपूर्ण विश्व की संपूर्ण जानकारी के लिए। ये चीज अगर आपने पकड़ ली, आपके अभ्यास में 4 चांद। बगैर किसी गांठ वाले लोग विश्व की कोई भी जानकारी आओ सीधी अंदर ले लेंगे, उचित समय पर प्रयोग करने के लिए। हाँ, वो प्रयोग कौन तय करेगा? उसकी कनिष्ठ। आगे चल के ये भी बताऊंगा कि जानकारी आई तो सही, लेकिन उसके प्रयोग करने के अधिकार किसके पास सुरक्षित है? वो जानकारी को किस दृष्टि से देखता है। जानकारी केवल जानकारी नहीं होती, जानकारी हमारे दृष्टि से प्रमाणित होती। हस्तरेखा बजाज ने पढ़ाई, हस्तरेखा किसी और ने पढ़ाई, आपने दोनों में फर्क देखा, और आपने इसके पहले किसी और से हस्तरेखा पढ़ी है, तो उसमें और मुझ में जो अंतर देख रहे हैं, उसके कारण आपके आंखों में, आपके कनिष्ठा के पास एक प्रमाण है कि भाई इस प्रमाण से ये प्रमाण बेहतर है, इस अभ्यास से ये अभ्यास बेहतर है। अब मैंने ऐसी नींव अभ्यास की रख दी कि अब जिससे वापस कभी पढ़ेंगे तो उससे मेरा आप एक जोड़ जोड़ोगे, देखेंगे बजाज ने ये बात इस तरह से बताई थी, उन्होंने किस तरह से बताई। तो ये जो सारी बातें हैं, ये ग्रहणशील हाथों में उसकी कनिष्ठा की लंबाई तय करती है। मित्रों, बहुत बहुत गहराई में उतरेंगे, धीरे धीरे बता रहा हूं, धीरे धीरे समझ लो, धीरे धीरे जाने वाली यात्रा करेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल सटीक, स्पष्ट, कभी न भूलने के लिए। ये लोग ग्रहणशील बहुत है। बाहरी दुनिया से प्राप्त ज्ञान मस्तिष्क तक शीघ्रता से पहुंचता है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं, कोई गाड़ी नहीं। स्वाभाविक रूप से यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बिना गांठ वाली उंगलियां हैं, उसकी बोध शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रबल है। अब इस बोध शक्ति पर भी 2 मिनट रुकते हैं। मुझे समझना है और मुझे नहीं समझना, मुझे बोध होना है, मुझे बोध नहीं। बोध शक्ति यानी आपकी आकलन क्षमता, आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, आपकी समझने की क्षमता, आपको ज्ञान लेने की आपकी ताकत। ग्रास्पिंग कैपेसिटी समझ लो। ग्रास्पिंग आपके लिए काफी सरल और करीबी शब्द है। कई बार मेरी जबान, मेरी वाणी आप लोगों के लिए थोड़ी आपत्तिजनक है। आपत्ति यानी गलत नहीं, लेकिन समझ में आने के लिए थोड़ी वो दिक्कत वाली है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं, कक्षा होते होते आप सबकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नए शब्द आपके अभ्यास में आ जाएंगे, उसका उपयोग शुरू हो जाएगा। और ऐसे कुछ लोगों ने मुझे व्यक्तिगत स्तर पे फोन करके भी बताया कि हमारी जबान, हिंदी की जबान साफ हो, पहले से अच्छे शब्द आ रहे हैं और पर्याप्त शब्द भी आ रहे हैं, क्योंकि पहले पर्याप्त शब्द नहीं थे तो हम अंग्रेजी का उपयोग करते थे और न जाने किसी दूसरे शब्दों का भी उपयोग करते थे।
लेकिन अब प्रणाम सर। हाँ जी, जबान जो है उर्दू का शब्द है। हाँ बिल्कुल, जबान उर्दू है, लेकिन उर्दू हिंदी इस दो भाषाओं में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का मिलाप हुआ है। हिंदी में हम उसको वाणी कहेंगे, जबान जो शब्द उर्दू का है, लेकिन उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे शब्द हिंदी में बड़े बेमालूम रूप से मिक्स हो गए, मिल गए उसमें। चलिए, मेरी बहुत शक्ति, मेरी ग्रास्पिंग कैपेसिटी भावनिक रूप से प्रबल होती है। मैं बहुत बड़ी सरलता से चीजें ले रहा हूं, और मैं सोच विचार करके चीजें ले रहा हूं। बिना गांठ वाली उंगली हो तो उसकी बोध शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत प्रबल होती है, किसी भी चीज को तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे, बड़ी आसानी से, बड़े सरलता से, बड़े प्रमाणित रूप में उसको उपलब्ध हो जाएंगे। अब गांठदार है तो बोध शक्ति अच्छी है, लेकिन जो संस्कार से मेल खाने वाली उसको तुरंत ले लेंगे, संस्कार से मेल खाने वाली नहीं है उनको उसे प्रमाणित करके लेना पड़ेगा। वो लेंगे जरूर, अपना अभ्यास करेंगे, समय बिताएंगे, उसको प्रमाणित रूप में देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, फिर लेंगे। लेंगे नहीं ऐसा नहीं, लेंगे। लेकिन बगैर किसी रोक टोक के अगर हम सब चीजें ले लेते हैं तो क्या मालूम कौन से समय हमें कौन सी चीज काम में आ जाए। हम कई बार बाजार में जाते हैं, एक आधी चीज देखते हैं, पसंद आ जाती है, अभी जरूरत नहीं है या फिर महंगी है कह के छोड़ दे, लेकिन वो चीज उस दिन आपको क्यों नजर आई थी, जबकि बाजार में तो बहुत सारी चीजें थी और आपका उसका कुछ पल के लिए टकराव भी हो गया था। वही चीज कुछ दिनों के बाद आपको किसी ऐसे मोड़ पे लेके आती कि अरे यार उस दिन मैंने ले लिया होता तो अच्छा होता। ऐसा अक्सर अक्सर हमारे साथ। लेकिन हम क्या करते हैं, मम षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी प्रकृति, हमारी दूसरी गांठ है, महंगा है, जरूरत नहीं है, अभी काम की नहीं है, लगेंगे तब देखेंगे। समय चूक जाता है मित्रों, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। वो चीज अगर उस समय आपके पास होती है, उस समय का आप लाभ उठा सकते हो और समय पे आप लाभ उठा के आगे जा सकते हो। यह कहना गलत नहीं होगा, यह प्रकृति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। ये लोग ना बड़े सरल हैं, बड़े सरल हैं, जो भी लेना ना ले लिया, अरे देखा अच्छा लगा ले लिया, जरूरत नहीं है, जब लगेगी तब देखेंगे, लेकिन मेरे पास मैं रखूंगा, महंगी है कोई दिक्कत नहीं, मुझे पसंद आ गई मैंने ले ली। ऐसे कितने लोग देखते हैं वहां। ज्यादातर लोग सोच विचार करके, मोल भाव करके, शांति से समझ के लेते हैं। ध्यान में आ गई ले ली, जरूरत नहीं फिर भी ले ली, अच्छी लगी ले ली। बहुत कम लोग हैं मित्रों। उन लोगों की उंगलियां जरूर देखना, ये उनके पास अनमोल उपहार है। क्योंकि ये उपहार अनमोल क्यों है, मैं आगे जब इसको ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ूंगा तब आप समझ लेंगे, ये एक बहुत बड़ी क्षमता है। ऐसे व्यक्ति विचार तर्क के बजाय भावना और अंतर्ज्ञान पर आधारित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के विचार तर्क के बजाय भावना और अंतर्ज्ञान पर आधारित होते हैं। कितना बड़ा विधान है। मुझे अच्छा लगा ले लिया, मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये लेना चाहिए, कभी ना कभी मुझे काम में आ जाएगा, अंतर्ज्ञान। लेकिन गांठ वाले क्या करेंगे, भाई रुकिए, महंगा है भाई, अभी जरूरत नहीं है भाई, इसके जैसी चीज मेरे पास भी है, मैं किसी और से बुला लूंगा। वो चीज हम उस समय छोड़ तो देते हैं, लेकिन हमारे तर्क कई बार हमें जो भविष्य में आने वाली अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, उस अवसर को हम चूक जाते हैं क्योंकि वो चीज हमारे पास नहीं होती। इसको बड़ी बड़ी गंभीरता से लेना। आपके जीवन में कोई भी चीज कभी भी ऐसी ही नहीं आती। जो भी चीज आपके जीवन में आई है उसका कोई ना कोई आपके जीवन में कारण है। आपने उस कारण के साथ आपकी बुद्धि लगा दी, आप चूक गए। आपने तर्क किए, आप चूक गए। आपने बगैर तर्क के
सरल भाव से, अंतर्ज्ञान की प्रेरणा से ईश्वर ने कोई सौगात भेजी होगी, मैं रख लेता हूं। आपने उसको सरलता से स्वीकार कर लिया। आपके जीवन में वो चीज न जाने कितने सारे अवसर और कितनी सारी खुशियां, सम्मान और आपकी विकास का कारण बनेगी, आपको भी नहीं माना। एक एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। ऐसी एक बात है, इंफोसिस की सुधा मूर्ति बंगलोर जा रही थी मुंबई से, रेल में बैठी थी और टीसी आया। टीसी ने एक सीट के नीचे बैठी हुई लड़की को देखा। मित्रों, कोई जानता है आप में से ये कथा? ये वास्तविक जीवन में घटित हुई कथा है, किसी को मालूम है? हाँ सर सर। प्लेन वाली बताए हमको, प्लेन नहीं वाली। सर, ये मालूम नहीं है सर। जी नहीं, मेरे को मालूम है सर, हाँ, सुधा मूर्ति मुझे वाली ना? मालूम है। हाँ जी, हाँ जी। आप, सुधा मूर्ति वाली ना? हाँ जी, सुधा मूर्ति जी के जीवन। हाँ हाँ। बढ़िया, चलिए, किसी को मालूम है तो चलिए ये जी मालूम है सर, याद आ गया। हाँ जी, वो हाँ जो जी, लड़की किस को बनाया था, फिर वो लड़की बहुत अच्छा वो बन गई कुछ बिल्कुल, आगे जाके। जी जी जी। तो बताइए ना, कहानी बताइए ना, क्या हुआ? हाँ सर आप बताइए, हमें पता नहीं है, जिन्हें पता है वो। सर, हाँ जी, मैं क्यों अच्छे। बता रहा हूँ हमें भी नहीं पता, मोस्टली लोगों को नहीं पता। जी, मेरा पूछने का कारण क्या है कि ये प्रमाणित है, मतलब ये केवल कथा नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी है और ये प्रमाणित है, तो ये प्रमाणित हो गई सबके द्वारा। उस लड़की को टीसी बाहर निकालता है, पूछता है तुम्हारा टिकट कहाँ है, तो वो बोलती मेरे पास टिकट नहीं। तो टीसी का तो कर्तव्य है, वो उसको बोलता है अगले स्टेशन पे उतर जाओ। लड़की बड़ी नाराज हो जाती है, रोती है कि नहीं, मुझे मत उतारो, मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कोई कोई मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आप ऐसे फेंक देंगे उतार के, तो मैं क्या करूं? ये सारी बातें जब सुधा मूर्ति ने देखी, सुधा मूर्ति ने स्वयं टीसी को पैसे दिए, उस लड़की का टिकट बनवा लिया और लड़की को अपने पास बैठाया। अब यात्रा पूरी हुई, जैसे ही बंगलोर स्टेशन पे सुधा मूर्ति उतरी, उसके बच्ची को साथ में लिया। एक बहुत अच्छे रिमांड होम में, एक अच्छे लड़कियों की सुधार गृह में उसको रख दिया। उसका सारा खर्चा उठाया, उसकी शिक्षा, उसकी सेहत, उसके जीवन का सारा खर्च उन्होंने कर दिया और उस लड़की को स्कूल में भर्ती करके उसके जीवन को एक नई संजीवनी दे दी। लड़की बड़ी होनहार निकली, पढ़ती रही और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती रही। अब देखिए, मुझे बताना यहाँ पे है कि आप अगर तर्क लगाते हो कि क्या मालूम किसी भिखारी की होगी, क्या मालूम कोई होगी, बहुत सारे तर्क आते हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास अनुभव आते हैं। हमने कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव भी किए हैं कि गलत लोग छोटे बच्चों के माध्यम से आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। वो बच्चा आपके साथ हो लिया तो वो लोग उसके माध्यम से आपके साथ आ गए, फिर ब्लैकमेलिंग हो गई, ये वो सारी, हम बहुत सारे तर्क लगाते हैं। मुझे इतना ही कहना, ये सारी बात हुई। उन्होंने बड़े सरल भाव से विश्व की ऊर्जा आई, ली और उसका व्यवस्थापन कर दिया। एक स्कूल में दाखिला ले लिया, रहने की जगह, खाने का पीने का प्रबंध हो गया, बात खत्म हो गई। समय बढ़ता रहा और इस सारी विषय को सुधा मूर्ति भूल गई। एक दिन यूएस में किसी कारण में एक मीटिंग में गई थी, अमेरिका, इंफोसिस की मीटिंग थी। मीटिंग के बीच में एक जगह इंटरवल में वो खाना खाने के लिए एक होटल में गए। तो खाना खाया और बिल आया, तो बिल देने के लिए वो आगे बढ़ी, तो वैसे ही वेटर ने बता दिया कि आदरणीय आपका बिल तो है, लेकिन ये बिल किसी के द्वारा इसका भुगतान कर दिया। तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या बात है, मैं यहाँ तो किसी को जानती नहीं हूँ, मैं ऐसे देश में हूँ कि यहाँ कोई मेरा पहचान वाला भी नहीं, होटल में भी मुझे कोई जानता नहीं, ऐसे कैसे मेरा बिल किसने दिया? तो बोले किसने दिया, मुझे बताओ तो सही। तो एक बड़ी खूबसूरत
जवान लड़की उनके सामने आके खड़ी हुई और उसने उसको झुक के प्रणाम किया और बोला कि आदरणीय, आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचाना है और आपके ऋण तो मैं जीवन भर चुका नहीं पाऊंगी, कम से कम आप आई हो तो आपका स्वागत में मैंने आपका छोटा सा बिल दे दिया है। तो बोली, आप कौन हो? मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझे बताओ सही पूरी पूरी बात। तो उस बच्ची ने उस रेल के डिब्बे की कहानी बताई। उसने कहा, अगर उस दिन आप मुझे वहां से उठा के एक अच्छी जगह दाखिला नहीं लेती, मेरी तालीम नहीं होती, मेरा स्वास्थ्य, मेरा जीवन जीने का खर्चा नहीं उठाती, तो आज मैं यहाँ इस होटल की मैनेजर न बन पाती। आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि मैं आपके बिल, खाने का बिल तो दे ही सकती हूँ, लेकिन मेरी जीवन को सम्मानित रूप से अब मैं जी सकती हूँ। मित्रों, इतना सरल भाव से किया हुआ कार्य देखो कैसे आपको अच्छे फल देता है। उस लड़की ने उसको बिल नहीं दिया, उस लड़की ने आशीर्वाद दिया, एक सद्भाव दिया। हर चीज पैसों में नहीं गिनी जा सकती। आपको समाज के प्रति संवेदनशील, विनम्र और बड़ा ही सरल होना, सभी का सम्मान करें, सबके साथ आगे बढ़े और किसी के साथ संघर्ष, कोई भी मौका आया आपको किसी की मदद करने का, न चुके। क्या मालूम वो मौका ईश्वर ने आपके लिए वहां पे बना के भेजा होगा और देखा होगा कि आप संवेदनशील हो या नहीं हो, आप किसी की सहायता करते हो या नहीं हो। हर चीज के पीछे ईश्वर का कोई ना कोई विधान है। कोई भी चीज आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आती। तो बड़ी सरलता से, बड़ी विनम्रता से अगर हम जीवन को आगे लेके जाएंगे, हमारा जीवन बड़ा सुंदर और सरल होता है। तो ये लोग तर्क के बजाय भावना और अंतर्ज्ञान को उठाते हैं। मित्रों, ऐसी उंगलियों की विशेषता है सुंदरता, सहजता और सूक्ष्मता। ऐसे लोग बड़े भावुक और आवेगशील स्वभाव के होते हैं, बड़े आवेगशील। एक पल में आंखों के अंदर से गंगा जमुना बहने लगेगी और दूसरे ही पल खुशी से झूम भी उठेंगे। बड़े आवेगशील है, संभवतः एक पल में क्रोधित भी हो जाएंगे। रोक टोक ही नहीं है भाई साहब। आपने मुझे गलत कहा, उसकी मुझे बहुत तेजी से गुस्सा आ गया। आपने मुझे अच्छा कहा, मैं खुश हो गई। आपने मुझे बुरा कहा, लेकिन मेरी दोनों गांठें प्रभावी। मैं विचार करूंगा कि भाई इसने बुरा क्यों कहा, मैं कूटनीति से जवाब दूंगा। आज कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ सही समय नहीं है, सही लोग नहीं है। मैं शांति से इसका जवाब सही समय पे दूंगा। मेरी गांठें उंगलियों की विकसित है, तो मैं समय का इंतजार। भावनाशील, आवेगशील लोग विचार नहीं करते, वो सीधे रो पड़ते हैं, सीधे गुस्सा हो जाते हैं, सीधे वो किसी की सहायता के लिए सरल हो जाते हैं, इसलिए जीवन की सफलता प्राप्त नहीं करते। देखिए, हमारे जीवन की सफलता संतुलन में आती है। अगर हम बार बार भावुक और आवेगशील हो गए तो हमारी व्यक्तित्व की आकांक्षाएं बड़ी हो जाएगी, उसकी क्षमता से हमारी क्षमता से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए जीवन को हम सफलता से पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी दिल में आ गया, करने की ठान ली, उसमें हमने व्यापार, व्यवहार, नफा नुकसान देखा नहीं, तो कई बार हमारे जीवन में आपत्तियां भी आ सकती है। ये चीज जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है, हमें दोनों चीजों को संतुलन में देखना होगा। आपकी उंगलियां अगर बगैर गांठ वाली और आपकी कनिष्ठा लंबी है, आप में थोड़ा डिप्लोमेटिक नेचर यानी कूटनीति वाला, छद्म नीति नहीं। छद्म नीति में लोगों की नुकसान की विचारधारा होती है, कूटनीति में उचित समय पर कार्य करने की विचारधारा होती है। बड़ी कनिष्ठा कूटनीति के लिए बहुत अच्छी। कई बार छोटी कनिष्ठा के 3 पोर अगर एक ही अनुपात में है तो भी कूटनीति बहुत अच्छी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, कनिष्ठा तो बहुत छोटी है। अंतकरण रेखा सीधे शनि पर्वत पर
और कनिष्ठा के तीनों पोर एक ही मात्रा में, एक ही अनुपात में, तीनों पोर। ये लोग भी बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? बड़ी कनिष्ठा और छोटी कनिष्ठा के तुलना में इनमें फर्क क्या है? ये सीख के कूटनीतिज्ञ होते हैं। बड़ी कनिष्ठा पैदावार ही कूटनीति के साथ, छोटी कनिष्ठा तालीम लेके बेस्ट कूटनीतिज्ञ हो सकती है, बेस्ट डिप्लोमेटिक हो सकती है। तो ये भी बहुत सारी गहराई में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर चीज में दिक्कत है, हर चीज बेहतर है उसकी एक विशिष्ट स्थिति में, और हर चीज में कोई ना कोई आपत्तिजनक बात भी है उसकी एक विशिष्ट स्थिति में। कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, सारी प्रकृति की निर्मित हमें सबको समान सम्मान देना है। उनमें असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी उंगलियों गांठें नहीं है, किसी गांठदार उंगली वाले व्यक्ति से बहस हारना चाहता है, तो उसके लिए तर्क के बजाय अपने सहज अंतर्ज्ञान, सहज ज्ञान और कल्पना का भरोसा करना बेहतर है। अगर मुझे किसी को हराना है, गांठदार व्यक्ति को, मेरी उंगलियां बगैर गांठ वाली है, तो मुझे क्या करना होगा? मेरे ज्ञान, अंतर्ज्ञान और कल्पना पर भरोसा करना होगा। भावनाशील, आवेगशील होकर नहीं चलेगा। आत्मविश्वास से अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा करके उतरेंगे, आप चुनौती पूरी कर लेंगे। मित्रों, बगैर गांठ वाले लोग कैसे ले सकते हैं? देखो, मैं आपको महाकश्यप की एक बात बताता हूं। कई बार सोचता हूं मिसालें न दूं, लेकिन मिसालें मेरे अंदर कहीं ना कहीं से थोड़ी बाहर आ ही जाती है। एक दिन भगवान बुद्ध ने ध्यान मुद्रा में अपना आसन रखा था। उस गांव का मुखिया एक बड़ा सुंदर कमल फूल लेके आ गया। इतना सुंदर कमल फूल था कि जो भी देखे वो मनमोहित होकर स्तंभित हो जाता था। वो कमल लेके आया, उसने सोचा कि भगवान के चरणों की सिवा इसकी दूसरी जगह अच्छी हो ही नहीं सकती। उन्होंने वो कमल का फूल भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। भगवान बुद्ध ने आंखों से उसको देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने दूसरे ही पल में महाकश्यप के तरफ देखा। महाकश्यप उनका सबसे श्रेष्ठ साधक था, उनका सर्वश्रेष्ठ अनुयायी, या उनका सर्वश्रेष्ठ चेला तो आनंद है, उनका कजिन ब्रदर, उनका श्रेष्ठतम साधक है जो परिवार का नींव, वो है महाकश्यप। महाकश्यप की तरफ देखा, महाकश्यप तुरंत उठ के भगवान के पास आ गया। गुलाबो कमल का फूल भगवान बुद्ध ने उठाया, महाकश्यप के हाथों में दिया, और लंबे समय तक दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। बस, खत्म बात। विश्व की ऊर्जा ने एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश कर लिया। भगवान बुद्ध ने महाकश्यप की आंखों में देखा, संभवतः महाकश्यप की उंगलियां बगैर गांठ वाली रही होंगी, कनिष्ठा काफी शक्तिशाली रही होगी। सारा ज्ञान बगैर बोले भगवान बुद्ध ने महाकश्यप को दे दिया। सारे उपस्थित लोग अचरज में पड़ गए, एक दूसरे की तरफ देख रहे, क्या हो रहा है? ये इतने लंबे समय से दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? कोई भी नहीं बोल रहा है, क्या बात हो रही? कुछ तो बोले भगवान। गुलाब का फूल देने के बाद कुछ तो, कमल का फूल देने के बाद कुछ तो बोले, नहीं बोला। बहुत देर तक देखते रहे। उसके बाद सीधा महाकश्यप ने भगवान के पैर छुए और अनंत की यात्रा के लिए रवाना। मित्रों, उस दिन भगवान बुद्ध ने जो विशेष ज्ञान दिया, उसे महाकश्यप ने पहले तो चाइना, जापान और पूर्वोत्तर एशियाई देशों में फैला दिया, और वो ज्ञान ज़ेन के नाम से जाना जाता है। ZEN, ज़ेन। अगर आप में से कोई ज़ेन संस्कृति के बारे में अगर जानता होगा, तो उसका मूल तत्व ही वही है कि कुदरत की हर चीज को बड़ी ही सरलता से देखो।
कोई पूर्वानुमान, पूर्व तर्क ज्ञान न लगाओ। कल ऐसा हुआ था, आज ऐसा होगा, कल ऐसा हो सकता है, कोई नहीं। जो चीज सामने आई, जैसी आई वैसे ही शुद्ध भाव से बगैर तर्क करके देखो। आप ज़ेन विचारधाराओं को अगर पढ़ेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। मैं ज़ेन विचारधारा कई बार पढ़ता हूं, बड़ा आनंद आता है और बहुत गहन ज्ञान दिया है। हमारे बाबा साहब अंबेडकर तो कहते हैं कि गीता गीता कृष्ण भगवान ने बताई नहीं, ना ही अर्जुन ने सीखी। गीता तो ईसा पूर्व नहीं, ईसवी सन मतलब यीशु मसीहा के पैदा होने के बाद लिखी गई है ऋषि मुनियों के द्वारा। वो भी सारे बौद्ध धर्म के मुख्य सूत्रों को उठा। भगवान बुद्ध ने जो सूत्र बताए इंसान के लिए, उसको ऋषि मुनियों ने उठा लिया और सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बांट दिया और नाम रख दिया गीता। ऐसे ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, वो प्रमाण भी देते हैं। मैं नहीं कहता हूं। मैं आपके साथ मनीषा, मेरी जिज्ञासा साझा करने के लिए आया हूं। मैं किसी को सही गलत प्रमाणित करने के लिए आया नहीं। आप चेतना का भंडार हो, सभी लोग चेतना से जुड़ो, अनंत चेतना के साथ जुड़ो और इस विषय को प्रमाणित करो। मैं बोल रहा हूं सत्य है, झूठ है, इसमें कितना तथ्य है, लेकिन गूगल करेंगे तो ये सारी बातें आपको तुरंत मिल जाएगी। तो उसके लिए तर्क के बजाय अपने सहज ज्ञान, अंतर्ज्ञान और कल्पना के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ऐसे लोग धर्म के मामले में दूसरों पर भरोसा करते हैं। साथ ही साथ यद्यपि वे धार्मिक रूप से भोले नहीं होते, फिर भी वे शायद कभी संशयवादी होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग गांठदार उंगली वाले लोगों की तरह दूसरे की कमी और खामियों को नहीं निकालते। इसलिए दूसरों को उनकी संगति सुखद और आनंददायक लगती है। किसी की बुराइयां नहीं करते मित्रों। आलोचना करना ये सबसे बड़ी दिक्कत है जीवन। आलोचना से भी प्रकृति से संघर्ष होता है। आज से आप आलोचना करना छोड़ दो, आप देना चालू कर दो इज्जत, आपको बदले में इज्जत, शोहरत और मान सम्मान ही मिलेगा। हमने आलोचना करी, हमें आलोचना मिली, हमने नहीं करी, हमको नहीं मिली। तो ये लोग, इनकी संगति आनंददायी और सुखद क्यों है? क्योंकि ये किसी की खामियों को, इस किसी के आलोचना के पात्र धनी नहीं होते। ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं। वे केवल उन्हीं चीजों से प्रेम करते हैं जो मन को प्रसन्न करती है। साथ ही उनका रहन सहन साफ सुथरा होता है, उनका घर अनोखे ढंग से सजा होता है। ये लोग बहुत भावुक होते हैं, भावनाओं में आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा पाया गया है कि संगीत और चित्रकला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के हाथों में उंगलियां चाहे जैसी भी हो, अगर उनमें कुछ जोड़ न हो तो उनके जीवन की कला का एक विशेष रूप उभर के सामने आता है। एक नौजवान इटली के रास्ते से रोज गुजरता था। इटली में एक शहर है फ्लोरेंस। ये नौजवान 20-22 साल का भी नहीं था। एक पत्थर की दुकान रास्ते में पड़ती थी। जाते आते महीनों तक एक पत्थर को लंबे समय तक देखते रहता और फिर आगे जाता निकल। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। दुकानदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बुलाया, नौजवान इधर आओ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम एक पत्थर की तरफ देख रहे हो, बहुत लंबे समय से उसको देख रहे हो और रोज आते जाते वहां पे खड़े होके देखते हो, लेकिन लेते तो नहीं हो। क्यों देखते हो? तुमको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, लेकिन क्यों देखते हो? मुझे इसका कारण बताओ। उसने बोला कि साहब, ये इतना बड़ा पत्थर है कि मेरी लेने की क्षमता नहीं है, मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन मैं एक मूर्तिकार हूं और मुझे इसमें जो दिखता है वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो दुकानदार काफी प्रभावित हो गया। उसने बोला, यार ये पत्थर मेरे पास सालों से पड़ा है, ये कोई नहीं ले रहा है, इसकी
मैं कोई भी मूल्य नहीं चाहता हूं, मेरे दुकान से हट जाए तो दूसरा ना सामान मैं यहाँ पे लगा के रख दूं, इतना बड़ा पत्थर है, तुरंत हटवाओ इसको यहां से, तुमको पसंद है तो मुफ्त में लेके जाओ। वो नौजवान था माइकल एंजेलो, उसने उस पत्थर को अपनी निजी प्रयोगशाला में लाने का प्रबंध कर दिया, महीनों तक उस पर काम करता रहा, और एक दिन जो उसके द्वारा उसमें से शिल्प बाहर निकला, मित्रों, उसका नाम है डेविड। और आज भी अकेले डेविड को देखने के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग, 15 लाख लोग इटली की यात्रा और फ्लोरेंस की यात्रा करते हैं केवल डेविड को देखने के लिए। डेविड की अगर आप जो प्रकृति जो रचना है, 3 मंजिला मूर्त है, डेविड को अगर आप देखेंगे खड़े होके, संभवतः कुछ हफ्ते तक देखते रहेंगे, इतना शानदार शिल्प है। इंसान के शरीर के हर हिस्से को इतने प्रमाणित, प्रमाणित शब्द को समझे, प्रमाणित, क्योंकि आपकी आंखें, आपकी भुएं, आपके कान, आपके मुख, आपका शरीर, हाथ पैर एक अनुपात में है, और वो अनुपात है तभी आप खूबसूरत देखते हैं। डेविड इतनी खूबसूरत शिल्प संभवतः दूसरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी नसें, उसके नाखून, उसके नाक, उसके आंख, उसके कान, मित्रों, एक एक चीज को आप पूरा दिन देखो और अंदर से खुश हो जाओ। मैं फ्लोरेंस में डेविड को देखने के लिए गया था, मैं आज जब भी बताता हूं मेरे अंग पर रोंगटे आते, इतना सुंदर शिल्प। बनाने वाला कौन है? श्रेष्ठतम मूर्तिकार चित्रकार माइकल एंजेलो। देखिए मित्रों, ये लोग संगीत चित्रकला में सफलता प्राप्त करते हैं, और अगर इनके उंगलियों में, ये चित्रकला क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के हाथों में उंगलियों में जैसी भी हो, अगर उनमें कुछ कुछ में जोड़ न हो तो उसके जीवन की कला एक विशेष रूप से सामने आएगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोमल भावपूर्ण संगीत के बिना जोड़ों वाली उंगलियों से जन्म लेता है। भावपूर्ण संगीत बिना जोड़ वाले ही उंगलियों से जन्म लेता है मित्रों। कोई भी साधारण कलाकार कठोर या कोई भी आम संगीत तो बना सकता है। देखिए, मैं कोई रुद्र संगीत बना लूं, कोई सामान्य संगीत बना लूं, लेकिन मैं भाव विभोर करने वाला संगीत बगैर जोड़ वाले लोगों के माध्यम से ही पा सकता हूं। मैं उसके लिए उसी आदमी को चुनूंगा क्योंकि वो ही सक्षम है भाव विभोर करने वाले संगीत को बनाने में। अगर बिना जोड़े वाले उंगलियों के सिरे गोल हो तो कमजोर और अस्पष्ट धुनों की रचना की जाएगी। बिना गांठ वाली उंगलियों के सिरे चमचाकार आकार के हो सकते हैं। ऐसे सिरे उत्साह, जीवंतता, स्वतंत्रता का संकेत देते हैं। यदि उंगलियों के सिरे चमचाकार के आकार हो, ऐसे लोग मेहनती होने की स्वभाव की प्रवृत्ति होते हैं, और उनके जीवन में कई बदलाव आते हैं। देखिए, बहुत सारे बदलाव इन लोगों के जीवन में आते हैं। जो भी आया सबका स्वीकार किया, मेहनती, बड़े गहन अध्ययनशील, प्रयोगशील, स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले होते हैं, क्योंकि ये चमचाकार सिर वाली उंगली हो गई। क्योंकि ऐसे लोग संगठनात्मक कार्य करते हैं, इसलिए वे अपनी बुद्धि के बजाय अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को घोड़े और कुत्ते जैसे पशुपालन, शिकार, खेती, औद्योगिक गतिविधियों का शौक होता है। ऐसे लोगों की बुद्धि बड़ी कंपनियों के निर्माण और प्रबंधन की ओर झुकी होती है, यानी वे कोई वास्तविक काम नहीं करेंगे। ऐसे काम करने की विशेषता यह है कि इनके हाथों की उंगलियों के सिरे चौकोर होते हैं, और वे ऐसे लोगों के होते हैं। मित्रों, बड़ी बड़ी कंपनियों का संयोजन, उनका निर्वहन ये बहुत कठिन काम होता है, और बड़े कुशल और भविष्य के गर्भ में डूब के झांक के देखना होगा कि क्या संभव है।
मैं केवल तर्क के आधार पर चलूंगा तो संभवतः मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर अंतरात्मा की या अनंत से आने वाली चैतन्य को जैसा है वैसा पकड़ के चलूंगा तो संभव है मेरे जीवन में बहुत सारी जानकारी मुझे पहले ही मिल जाएगी समय से। लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी सरलता से उसको लेना होगा, तर्क काम नहीं करेंगे। इसलिए बड़े बड़े कंपनियों की व्यवस्थापन में ऐसे लोग अगर जाते हैं तो वो कंपनियों को बहुत ऊंचे पायदान पे लेके जाते हैं। केवल उंगली बगैर गांठ वाली लेकिन सर चौकोर हो या चमचाकार, यानी उसमें काफी हद तक यथार्थवाद और प्रत्यक्ष जीवन का स्पर्श आ गया। जिन उंगलियों में गांठें नहीं होती उनके सिर भी चौकार हो सकते हैं। देखिए, बगैर गांठ वाली उंगली लेकिन चौकोर सर हो सकता है। अगर ऐसा हो तो लोग तर्कशील, धर्मपरायण, चौकस और विशेष रूप में सचेत होते हैं। इस शब्द के ऊपर आप थोड़ी विश्रांति लेना। सचेत होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की तरफ से सब कुछ आ रहा है, नुकीली उंगली है, जैसा आ गया वैसे ले लिया। आपकी चौरसाकार उंगली है, आप सचेत हो क्या आ रहा है उसके प्रति जागृत हो, लेंगे तो सही, जागृत अवस्था में लेंगे। ऐसे लोग अनुशासित और कानून का पालन करते हैं। उन्हें व्याकरण भी पसंद होता है, यानी वे किसी भी चीज का गहराई से और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना पसंद करते हैं। उनकी सोच तार्किक होती है और वे जो कुछ भी करते हैं वह व्यवहारिक उपयोगिता के और तर्क के आधार पर आधारित होता है। लय, अनुपात और निरंतरता ऐसे लोगों की विशेष विशेषताएं हैं। देखिए, आपकी उंगली बगैर गांठ वाली लेकिन सर चौकोर हो गया, कितना रूपांतरण आ गया व्यक्तित्व में। उनकी सोच तार्किक हो गई, व्यवहारिक हो गई, तर्क पर आधारित हो गई, उसमें लय, अनुपात और निरंतरता आ गई। ऐसे लोगों की ये विशेषता है। ऐसे लोग विचार सरल और विनम्र होते हैं। मैं एक विशेष आदमी से आपको मिला था। ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी विदुषी है और इनके बाजू में मैंने एक फोटो लगाया है। वो हमारी चित्रपट सृष्टि की अभिनेत्री है। कोई जानता है कि ये किसका फोटो मैंने लगाया है यहाँ पे? वहीदा रहमान का। बिल्कुल। वहीदा रहमान सर। और ये जो उनके बाजू में खड़ी है मीनाक्षी सुंदरम, ये है उनकी गुरु। अब इनके जीवन की एक बड़ी मजेदार कहानी है। देखिए, ये जो मीनाक्षी, इनकी जो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई जो इनकी गुरु के रूप में स्थापित है, इनके जीवन की एक कथा आपको जाननी होगी। इनकी उंगलियां चौकोर आकार और बगैर गांठ वाली थी। उन्होंने क्या किया देख, वहीदा रहमान की भरतनाट्यम की यात्रा धार्मिक पूर्व ग्रह पर विजय पाने की एक दिलचस्प कहानी की प्रस्तुति है। धार्मिक पूर्व ग्रह किंतु सचेत। कोई भी चीज आएगी उसका जांचना परखना, अगर अगर वो सत्य है, सही है, स्वीकार करेंगे और उसको संपूर्ण देंगे। तो हुआ क्या, गुरु चिरेंदुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई एक साउथ की बहुत बड़ी नृतिका, श्रेष्ठतम नर्तिका थी और उसके द्वारा वहीदा रहमान को कथक नृत्य सीखना था। अब वो बहुत बार उनके पास होके आई और बहुत लोगों से संदेश भेजे कि मुझे इनके द्वारा ही भरतनाट्यम सीखना है। लेकिन ये जब एक बार स्वयं उनको मिलने के लिए गई और उन्होंने अपना नाम बताया तो ये पिल्लाई जी, मीनाक्षी देवी, उन्होंने बोला कि अरे आप मुस्लिम हो और मैं
मुस्लिम लोगों को ये चीज नहीं सिखा सकता। भरतनाट्यम की बहुत इच्छुक लड़की इनके पास गई, लेकिन गुरु ने उनसे सीखने से साफ इनकार कर दिया। उनकी माँ की सहेली ने उसके कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मुस्लिम है। उनका मानना था कि पद्म और वर्णम, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पद्म और वर्णम जैसे पारंपरिक नृत्यों में आप भावनात्मक बारीकियों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। मित्रों, अगर आप कभी भरतनाट्यम देखो, बड़ा सुंदर एक हमारे हिंदुस्तानी नृत्य का प्रकार है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति होती है। आंखों से केवल सारे ब्रह्मांड की जानकारी दे दी जाती है, और पदतल शरीर का समतल और आंखों की बहुत शानदार एक दूसरे के साथ लय बनती है। अब उनका कहना था कि ये मुस्लिम है और वो क्या जाने कि हमारे पद्म और वर्णम, तो वो व्यक्त नहीं कर पाएंगी तो मैं नहीं सिखाऊंगा। अस्वीकृति के बावजूद भी वहीदा दृढ़ रही और अपनी सहेली को बार बार गुरु के पास भेजती रही ताकि वह उसकी बात रखे। अंततः गुरु उसे शिक्षा देने के लिए विचार करने पर सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त रखी, उसे अपनी कुंडली, आपके ग्रह नक्षत्रों की कुंडली प्रस्तुत करनी होगी। जब वहीदा के परिवार ने बताया कि उनके पास कुंडली नहीं है, क्योंकि वह उनकी संस्कृति में कुंडली बनाने का चलन नहीं है, मुस्लिमों में कुंडली नहीं बनाते, तो मीनाक्षी जी ने उनकी जन्म तिथि लेकर स्वयं कुंडली बनाई। उनकी जन्म कुंडली बनाने के बाद गुरु जी कथित तौर पर हैरान हो गई। उन्होंने उनसे कहा, अरे वाह, यह तो आश्चर्यजनक है, कुंडली से पता चलता है वह मेरी आखिरी और सबसे अच्छी शिष्या होगी। देखो, प्रमाणित हो गया, दिल खुश हो गया, स्वीकृति दे दी, तुरंत अपना लिया। लेकिन चौकोर उंगली का सिर है ना, बगैर अभ्यास किए नहीं लेंगे। प्रमाणित हो गया, तुरंत ले लिया, फिर उनके सारे भेद मिट गए। मित्रों, ये जो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई है, बहुत बड़ी विदुषी हो गई है हमारे हिंदुस्तान की। उनकी आखिरी और सर्वश्रेष्ठ शिष्या बनने का मौका वहीदा रहमान जी को मिला। फिर उन्होंने उसे बहुत शिद्दत से स्वीकारा। उसने अपनी छात्रा के रूप में स्वीकार किया और उनके मार्गदर्शन के गहन प्रशिक्षण में उसे अभिनय, अभिव्यंजक नृत्य की गहराई में महारत हासिल करी, और यह शास्त्रीय शिक्षण अंततः अभिनय के करियर की पहचान बन गया, जिससे उसे गाइड नाम की जो मूवी है, उसकी क्लासिकल हिंदी फिल्म को प्रस्तुत करने में, उनके नृत्य के दृश्यों को वहां पे एक अंजाम देने में उसकी बहुत बड़ी सहायता मिली। ऐसे ये गुरु हैं और ऐसे ये शिष्य भी हैं। साढ़े 10 पौने 11 बज गए। आज की यात्रा यहीं पे खत्म करता हूं। ये यात्रा अब बड़ी शांति से, गहराई से होगी, क्योंकि उंगलियों के अनुपात, उनके पोर, उनके सिर और उनके पोरों के दूसरे पोरों के साथ अनुपात, यही 50 घंटों की मेन यात्रा है हमारी। तो शांति से समझेंगे। आज की कक्षा यहीं पर रोकता हूं, समय पूरा हो गया। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, आगे सर मैं कर दूं। सर एक क्वेश्चन था जी जी, पूछिए। कि अगर एक उंगली में तो गांठ है और दूसरी में नहीं है तो हम उसको कैसे बोलेंगे? एक उंगली में गांठ यानी आपकी 2 उंगलियां अलग अलग हैं। जी जी अब देखिए, ये मिश्र स्वरूप का हाथ हो जाएगा, इसको भी मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। जी कौन सी उंगली आपकी बगैर गांठ वाली है, उसके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर आ जाए। जो गांठ वाली उंगली है उसके व्यक्तित्व में अंतर आ जाएगा, और सारी उंगलियों का अनुपात हमें एक दूसरे के साथ समझ के फिर मिश्र आपका व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। लेकिन इस विश्व में सब कुछ संभव है, और हम किसी एक पैरामीटर से, किसी एक निकष से, एक ही प्रमाण में सबको नहीं आंक सकते। तो मिश्र उंगलियां होती है, मिश्र सिरे होते हैं, मिश्र हाथ होते हैं, उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले हम सभी उंगलियों के रहस्य
सभी उंगलियों की जानकारी लेंगे, फिर कौन सी उंगली बगैर गांठ वाली, कौन सी गांठ वाली है, वो एक दूसरे के साथ कैसे संघर्ष करेगी, कैसे मिलाप करेगी, इसको भी गहराई से समझेंगे। मैं आपको इस सवाल का अच्छा जवाब दूंगा, थोड़ा प्रतीक्षा करें, आते ही कुछ हफ्तों में आपको मैं उस चरम तक लेके जाऊंगा और इसका आपको यथार्थ उत्तर दे दूंगा। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक। जी जी जी। सर मुझे एक बात पूछनी है, जो हाँ आपने गांठें हैं या नहीं आपने बताया, अभी 2-3 दिन पहले आपने चित्र में दिखाया था हाथ के पीछे की साइड से कि गांठें डेवलप्ड हैं हाँ सर, पर आज आपने बताया कि जो जहाँ पर जॉइंट है वहां पर फैलाव है या नहीं, उससे पता चलता है गांठ का। बराबर। तो हाथ। सर हाँ हाँ जी, पूरे पूरा करिए आप। सर जैसे अगर फील हो कि इधर फैलाव तो नहीं है, पर पीछे वो वाला जो आपने 1-2 दिन पहले दिखाया था गांठ के लिए, सर इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर करना है, आगे और अच्छा पीछे से कैसे अच्छा देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए हम इस कोरे कागज पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो गांठ आप सीधे या उल्टे दोनों भी दिशा से देख पाएंगे। गांठ तो जॉइंट का विस्तार है, आपकी दोनों जोड़ का विस्तार है। हाथ उल्टा हो या सीधा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो विस्तार तो आपके आंखों में आएगा ही आएगा। आपका हाथ उल्टा करने से वो ज्यादा प्रमाणित रूप में दिखता है, लेकिन वो सीधे हाथ में भी दिखता ही है। संभवतः आपके गांठ की विकास कम होगी, इसलिए आपको वो संभवतः थोड़ा कम सामने से दिख रहा है। लेकिन इसके लिए आपको बगैर गांठ वाला हाथ ही देखना पड़ेगा पहले, कि बगैर गांठ वाला हाथ कैसा होता है। हमारे हमारी एक छात्रा है, हमारे पंढरपुर की एक विदुषी है, उनको मैं विनती करता हूं, उनके हाथ के अगर वो फोटो भेजती है उंगलियों के, बगैर गांठ वाली उंगलियां हैं और श्रेष्ठतम चित्रकार हैं, जिनके चित्रों को फ्रांस में और यूरोप में बहुत जगह पारितोषिक मिले हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इतनी ऊंचाई को क्यों छू रही है। उनकी उंगलियों की बनावट देख लो, फिर आपकी उंगलियों की बनावट में आपको अंतर करना सरल हो जाए। बगैर चित्रों के आप किसी चीज का अनुमान नहीं लगा सकते हो। दो चित्र अलग अलग आपके सामने आएंगे तो आप उसको स्पष्ट रूप से भाषांतरित कर सकते हो, समझ सकते हो और उसको एक अनुपात में देख सकते हो। तो मैं कल उनको, वो जो विदुषी है उनको मैं विनती करता हूँ, उन्होंने भेज दी उंगलियां, तो बहुत सुविधा हो जाएगी सबकी। लेकिन मैंने बगैर उंगली वाले हाथ बहुत कम देखे, बहुत ही कम, बहुत ही सर कम। पीछे साइड जो सर्कल से होते हैं ये गांठ वाली जगह पर, सर इससे पता चलता है। कहाँ सर्कल है? सर पीछे की साइड में, हाँ उंगलियों के पीछे की साइड में दोनों गांठों पर सर्कल से बने होते हैं ना, स्किन थोड़ी रिंकल टाइप की सी होती है। हाँ जी बिल्कुल। वो वो तो आपकी उंगलियों को मुड़ने के लिए आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, उसका फैलाव है। अच्छा उसका कोई अर्थ नहीं है। वो क्यों है अच्छा। आपकी उंगलियां आसानी से मुड़े। अगर वो हम्म, फैलाव ना हो तो आपकी उंगलियों को मुड़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है सर, मैं उसको गांठ है या नहीं 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 वो नहीं नहीं, फिर मानूंगा। वो गांठ नहीं है, वो गांठ तो आपका हड्डी का फैलाव है। देखिए मैं कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, मेरी जो ये उंगली है ना, मैं इसको जहां से दबा रहा हूँ ना, वहां पे उसकी जो हड्डी है वो हड्डी लगती है, बहुत हार्ड रहती है हमारी हड्डी। ये जो गांठें हैं ना, ये बहुत विकसित होती है। कल ही मीनू जी ने बताई थी कि मेरी तो सारी गांठें विकसित है, पहली भी है, दूसरी भी है और तीसरी भी है। मेरा हाथ तो गांठदार ही हाथ है। मेरी दोनों गांठें आप देखेंगे तो आप बोलेंगे तो आपके तो दोनों एकदम फैली हुई है। तो आप इसको दबा के देखें, बहुत हार्ड रहता है, एकदम टफ लगता है आपको हाथ को दबाने से। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद सबका बहुत बहुत। कल पुनः आपके साथ मैं जुड़ूंगा। थैंक यू सर, प्रणाम।
जी प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, शिवरात्रि, सर नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार सर। धन्यवाद राम सर, राम बहुत जी। अच्छा किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू